तो अगर आप 11th एंड 12th क्लास के हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल मेरे साथ गूगल मीट पे लाइव क्लास पढ़ना चाहते हैं तो इस वीडियो को ज़रूर एंड तक देखिएगा, आप सभी के लिए बहुत अच्छा सरप्राइज है। सो वेलकम स्टूडेंट, नाउ दिस इज़ योर विजय हेयर और दोबारा से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे ई पाठशाला के चैनल में। एंड ऑल यू नो दैट हम क्लास 12th का जो चैप्टर कर रहे थे पॉलिटिकल, हमने चैप्टर जो थे 3 पार्ट तक अपलोड किए हुए हैं। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट टुडे विद द 4th चैप्टर और चैप्टर का नाम आप देख सकते हैं न्यू सेंटर्स ऑफ पावर है। वीडियो का पहला पार्ट है ये और बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है ये पार्ट आप सभी के लिए। और इंटरेस्टिंग इसलिए होने वाला है क्योंकि आप सभी इस वीडियो के अंदर एंड तक बने रहेंगे और कुछ वो सारे पहलू और वो सारी चीज़ें कवर करने की कोशिश करेंगे जो आपने चैप्टर 3rd के अंदर नहीं करी है। तो चैप्टर 3rd के अंदर बहुत ऐसी चीज़ें हमें देखने को मिली थी, अगर आपको याद हो मैं थोड़ा सा आपको रिवाइज़ कराना चाहूँगा। वो ये चीज़ें कि आपने देखा होगा कि हमने चैप्टर 1st के अंदर कोल्ड वॉर से रिलेटेड चीज़ें पढ़ी। कोल्ड वॉर से रिलेटेड क्या चीज़ें पढ़ी, हमने ये देखने की कोशिश करी कि 1945 से के बाद कोल्ड वॉर स्टार्ट हो चुका था और उसके बाद दो आइडियोलॉजी यूएसए और यूएसएसआर, दो आइडियोलॉजी चल रही थी। हमने चैप्टर 1st के अंदर ये पूरा ख़त्म कर लिया था। आई होप आपको याद होगा, आपने चैप्टर 1st देखा होगा। उसके बाद हमने देखा था चैप्टर 2nd के अंदर। चैप्टर 2nd के अंदर हमने ये देखने की कोशिश करी थी कि कैसे यूएसएसआर पूरी तरीके से ख़त्म हुआ, यूएसएसआर पूरी तरीके से ख़त्म हुआ और यूएसए जब पूरी तरीके से ख़त्म हुआ तो उसकी जगह रशिया ने ले ली थी। ये कौन से चैप्टर में हमने पढ़ लिया, ये चैप्टर हमने 2nd में पढ़ लिया। चैप्टर 3rd के अंदर अगर आपको याद हो तो चैप्टर 3rd के अंदर हमने समझ लिया था कि कैसे यूएसए जो था एकमात्र यूनिपोलर नेशन बन गया। एकमात्र यूनिपोलर समझते हैं, एकमात्र यूनिपोलर मतलब एक ध्रुवीय। एक ध्रुवीय का कहने का मतलब क्या है कि पूरी दुनिया के अंदर अमेरिका एक एकमात्र शक्ति बन गया जहाँ पे उसको कोई भी चैलेंज नहीं कर सकता था। तो इससे हमें समझ में आया चैप्टर 1st, 2nd, 3rd। अब हम जो चैप्टर 4th करने जा रहे हैं, उसमें हम ये जानने की कोशिश करेंगे न्यू सेंटर्स ऑफ पावर का मतलब कि अमेरिका को चैलेंज देने के लिए क्या कोई सेंटर्स, क्या कोई ऐसी ऑर्गेनाइजेशन, यूनियन, कमेटी, कंट्री, समूह, ग्रुप है कुछ इस धरती पे या नहीं है, या अमेरिका जो है एकमात्र सुपर पावरफुल नेशन हमेशा ही बना रहेगा। सो दैट इज़ वाई एंड दिस इज़ द थिंग वी गोना स्टार्ट इन दिस चैप्टर। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो भाई आपको पता है आपको क्या करना है। और दूसरा ये कि अगर आप चैनल को सब्सक्राइब कर चुके हैं तो आप भाई फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम ये सारी चीज़ों पे हमारे साथ ज्वाइन हो सकते हैं, क्योंकि हम इन सभी चीज़ों के ऊपर भी बहुत सारी चीज़ें आपको देते रहते हैं, इन्फॉर्मेशन से रिलेटेड पीपीटी और उसके बाद आपका क्या कहते हैं स्लाइड्स, एंड देन दोबारा हम आपको बता दें कि आपको नोट्स भी देंगे। तो इसीलिए आप इनके साथ भी ज्वाइन हुई है। पूरी बुक के अंदर हम क्या कवर करेंगे वो मैं आपको बता देता हूँ। ऑल्टरनेटिव सेंटर्स ऑफ पावर। ऑल्टरनेटिव और सेंटर्स ऑफ पावर कहने का मतलब ये हो गया कि हम इसमें ये देखने की कोशिश करेंगे, एक सेकेंड, हाँ, तो इसमें हम ये देखने की कोशिश करेंगे वी विल टेक लुक एट द सम एक्सिस देयर पॉसिबल रोल इन द फ्यूचर। कहने का मतलब जो ऑल्टरनेटिव सेंटर्स है वो यूरोपियन यूनियन, आसियान, सार्क, ब्रिक, उसके बाद रशिया नेशन है, चाइना नेशन है, इजराइल नेशन है और इंडिया है। मतलब ये ऑल्टरनेट सेंटर हैं। और आपको एक और चीज़ बता दूं, अकॉर्डिंग टू 2022 में जो एग्ज़ाम देने जाएगा बच्चा, उस बच्चे के लिए बता दूं कि आपकी बुक के अंदर नए सिलेबस ऐड हुए हैं इस चैप्टर के अंदर, पर आपकी बुक के अंदर नहीं है। तो बुक के अंदर नहीं है तो मैं इसलिए बता रहा हूं आपको कि आप इसे ज़रूर देखिएगा, क्योंकि इसमें आपको इजराइल, इंडिया, चाइना एंड ब्रिक्स के बारे में भी नए टॉपिक ऐड हुए हैं। इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर द यूपीएससी एग्ज़ाम तो आप ये नोटिस करें कि इतना आपको डीपली समझ में आना चाहिए, क्योंकि यूपीएससी के लोग भी बोलते हैं कि भैया अगर एनसीईआरटी नहीं पढ़ी तो कुछ नहीं पढ़ी, समझ रहे हैं। तो इसीलिए थोड़ा सा डीपली समझेंगे, एक एक टॉपिक को बहुत बारीकी से बताएंगे और आई होप आपको समझ में आएगी। चीज़ें आती है तो ज़रूर लाइक करिएगा, नहीं आती तो डिसलाइक कर दीजिएगा वीडियो को, लेकिन आप देखिएगा। ओके, सो अब यहाँ पे आगे चलते हैं। आगे मैंने आपको बस थोड़ा सा ओवरव्यू दे दिया है कि आप समझ लें कि पूरी बुक के अंदर हम पढ़ने क्या जा रहे हैं। तो नंबर 1 बात कर रहे हैं हम यूरोपियन यूनियन के बारे में। तो यूरोपियन यूनियन की शुरुआत कहाँ से होती है, कैसे होती है, इसका पास्ट क्या था, इसका फ्यूचर क्या था, ये कैसे बना, क्या हुआ, वो सारा हम डिस्कस कर रहे हैं। तो नंबर 1 है ओल्ड मेंबर और न्यू मेंबर आपको दिखाई दे रहे हैं। अभी मैं आपको बताता हूँ क्या है ये।
आपको याद होगा सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पीरियड पे शैटर्ड यूरोपियन इकोनॉमिक, शैटर्ड का मतलब होता है बिखरा जाना, चकनाचूर हो जाना। 1945 से पहले क्या चल रहा था बच्चों? वर्ल्ड वॉर सेकेंड। कब चल रहा था? 1939 से लेके 45 के बीच में। अब इस टाइम पीरियड पे जब ये वॉर चल रहा था तो आपको पता होगा विश्व की महान शक्तियाँ आपस में लड़ रही थी। आपस में लड़ रही थी तो यूरोप की बहुत सारी कंट्रियाँ जो थी उनको फाइनेंशियली प्रॉब्लम हो गई थी। फाइनेंशियली प्रॉब्लम हो गई थी तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पीरियड पे आपस में एक दूसरे कुत्ते की तरह ये लोग लड़ रहे थे। कोई उससे लड़ रहा है, कोई उससे लड़ रहा है, कोई उससे लड़ रहा है। इसकी वजह से क्या हुआ? इसकी वजह से ये हुआ कि पूरे के पूरे वर्ल्ड के अंदर राइवरलीज पैदा हो गई, जिसे हम प्रतिद्वंद्विता बोलते हैं, और दूसरा फ्रेंडशिप पैदा हो गई, जिसे हम क्या बोलते हैं? दोस्ती। तो इसीलिए आप देखेंगे पूरे यूरोपीय राज्यों के बीच में राइवरलीज, दुश्मनी और एक तरीके की दोस्ती पैदा होनी चालू हो गई। और जिसका हमने देखने की ये कोशिश करी कि 1945 के बाद अब आपको याद करना पड़ेगा थोड़ा सा कोल्ड वॉर के चैप्टर के बारे में, क्योंकि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद यूरोप की मोस्टली कंट्रियों के साथ अगर ये प्रॉब्लम हो गई है तो आप देखेंगे 1945 के बाद जब कोल्ड वॉर स्टार्ट होता जाता है और यूएसए और यूएसएसआर एकमात्र सुपर शक्तिशाली नेशन बन जाते हैं, तो आपने देखा होगा यूएसए अपनी आइडियोलॉजी कैपिटलिस्ट को कैसे आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहा है ना, कैपिटलिस्ट को कैसे आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहा है वो हम देखेंगे, और उसी के तहत ही हमें समझ में आएगा कि यूरोपियन यूनियन कैसे आया। तो आप नोटिस करेंगे, आप इन क्या कहते हैं भाई साहब को तो जानते ही होंगे, बहुत ही अच्छे नीतिकार व्यक्ति थे जिनको सलूट है, क्योंकि इन्होंने पहले ही सोच लिया था कि कैसे यूएसएसआर को हराना है। तो इन्होंने सबसे पहले, राष्ट्रपति हैरी एस ट्रूमैन ने सबसे पहले शीत युद्ध के लिए क्या करा? अमेरिकी नीति को बढ़ाने की कोशिश करी और ये कहा कि भैया सोवियत संघ के विस्तार को रोकना है, तो सोवियत संघ के विस्तार को रोकना है तो ट्रूमैन सिद्धांत लाना है। मतलब सबका साथ सबका विकास जो था, जो मोदी जी 2014 के अंदर लेके आए थे, वो उन्होंने पहले ही देख लिया था कि भैया सबका साथ सबका विकास कहने का मतलब ये है कि 1945 के बाद बहुत सी यूरोप की कंट्रियां थी जिनको मदद चाहिए पैसों की, तो हम क्या करेंगे? हम अमेरिका की आइडियोलॉजी को उनके ऊपर थोप देंगे, यूएसएसआर की आइडियोलॉजी को रोक देंगे, और इससे यूरोप की मदद भी हो जाएगी और हमारा काम भी बन जाएगा। तो एक तीर से दो निशाने यहाँ पे उन्होंने किसने करके दिखाया? हैरी ट्रूमैन जी ने। तो आप देख सकते हैं ट्रूमैन सिद्धांत ऐसे आया। फिर योजना प्लान चलाया गया, मार्शल योजना। मार्शल योजना आपको पता है कि 1947 के अंदर स्टार्ट हुआ और 1948 से पैसा ही पैसा होगा, क्या कहते हैं, हो गया यहाँ पे पैसा ही पैसा। 12 अरब डॉलर यूरोपियन यूनियन की रिकवरी के लिए यूरोप की कंट्रियों के लिए दिया गया। ये सब आपने पहले भी पढ़ा है। आप सोच रहे होंगे ये बंदा पागल है क्या, दोबारा से पढ़ा रहा है, लेकिन आपको समझना है पीछे का रहस्य। वो रहस्य जो है वो इम्पोर्टेंट है, और वो रहस्य यहाँ से है। जब मान लीजिए कि अगर यूरोप की जितनी भी यूरोप की कंट्रियां थी, अगर उनको क्या कहते हैं ये बोला गया कि ठीक है आप सभी लोग क्या कहते हैं अगर आपको मदद मिल जाती है यूरोपियन यूनियन की, आपको जितनी भी कंट्री ये दिखाई दे रही है ये वो कंट्री है जिनको 1945 के बाद मदद दी गई। किसके तहत? मार्शल प्लान के तहत। कितना पैसा दिया गया? 12 अरब डॉलर। इतना पैसा दिया गया तो इन कंट्रियों ने अपना क्या करा? अपने सेटलमेंट कर लिए, मतलब अपनी अर्थव्यवस्थाओं को अच्छा कर लिया। क्यों कर लिया? क्योंकि इनको ही पैसे दिए गए। अच्छा पैसे दिए गए तो क्या किया गया? इन लोगों ने कौन सी आइडियोलॉजी अपनाई? कैपिटलिस्ट आइडियोलॉजी अपनाई। कैपिटलिस्ट क्यों अपनाई? क्योंकि भाई दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है, तो ये उनके दुश्मन थे उस टाइम पीरियड पे यूएसए के, और यहाँ पे उनको पैसे दे देगा तो ये आइडियोलॉजी इन लोगों ने अपना ली। तो यहाँ पे इन लोगों ने पैसा लिया तो सही, लेकिन पैसा लेने के बाद इन लोगों ने सोचा कि यार हम टुकड़ों पे कब तक पलेंगे। कहने का मतलब क्या कहते हैं, वो कौन सा डायलॉग है सनी देओल का, कि कातिया टुकड़ों पे तो वो पलता है जिसकी हड्डियों में क्या कहते हैं पानी भरा होता है। कहने का सेम मतलब यहाँ पे यही था कि यहाँ पे यूरोप की जितनी भी कंट्री जिनको पैसा दिया जा रहा है वो टुकड़ों पे नहीं पलना चाहते। उन लोगों ने अपने खुद का इनिशिएट करा और यहाँ पे उन्होंने अब यूरोपियन यूनियन बनाया। अब ये यूरोपियन यूनियन बना कैसे, उसकी टाइमलाइन के साथ मैं आपको डिस्कस करूँगा। तो सबसे पहले इन लोगों ने 1948 के अंदर फॉर्मेशन ऑफ यूरोपियन इकोनॉमिक कॉरपोरेशन करा। 1948 के अंदर
कब करा भाई? क्योंकि 1948 के बाद तो पैसे मिलने चालू हो गए थे। 1948 के बाद पैसे मिलने चालू हो गए थे तो यूरोपियन इकोनॉमिक कॉपरेशन, एक थोड़ा सा पॉइंट याद रखिएगा, पेपर के अंदर एग्जामिनर आपके जज्बातों के साथ खेल जाता है और आपसे ये पूछ लेता है कभी कभार कि OECD, OEED, उसके बाद OCDE, क्या है ये भाई? ये एक तरीके की एब्रिविएशन है, आपको याद रखना है। ये यूरोपियन इकोनॉमिक कॉपरेशन को अलग अलग नाम से पुकारा गया है। ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कॉपरेशन डेवलपमेंट, ये देखिए यहाँ पे बता रखा है, और यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन यूरोपियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ऑर्गेनाइजेशन कॉपरेशन डेवलपमेंट, क्या कहते हैं, कॉपरेशन इकोनॉमिक, ये बता रखा है इसके बारे में, ये फुल फॉर्म दे रखी है। ऑर्गेनाइजेशन फॉर द कॉपरेशन एट द डेवलपमेंट ऑफ इकोनॉमिक, ये इसके बारे में दे रखी है। तो कहने का मतलब इतनी सारी चीज़ें एग्जामिनर आपसे नहीं पूछेगा। एग्जामिनर आपसे या तो पूछ लेगा OECD क्या है, यही पूछता है। ये कब बना था? 1948 के अंदर बना था। तो आप इतना कर लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। क्यों बना था ये भी मैं आपको बता देता हूँ। बनने का कारण सिर्फ और सिर्फ ये था कि 36 कंट्रियाँ जो भी उनके साथ एट प्रेजेंट टाइम पे आई थी, वो आप देख सकते हैं पेरिस के अंदर इन लोगों ने साइन किया था 1948 के अंदर। इसका मेन मकसद क्या होगा? इसका मेन मकसद ये होगा, क्या होगा भाई? ये होगा, क्या होगा? ये होगा, क्या होगा? ये होगा। तो बेटर build better policy for the better life. Our goal is shape the policy for the foster prosperity, यानी कि समृद्धता, इक्वालिटी, अपॉर्चुनिटी एंड वेल बीइंग फॉर ऑल। एंड दिस इज द मेन मकसद, फॉर मेकिंग द 1948 क्या कहते हैं, ट्रीटी, जिसे आप क्या बोल सकते हैं, जिसे आप अभी मैंने बताया OECD बोल रखा है यहाँ पे, ठीक है। तो आप देख सकते हैं ऑर्गेनाइजेशन फॉर द इकोनॉमिक कोऑपरेशन डेवलपमेंट, ये चीज़। तो इसलिए इसे बनाया गया था। और ये लोग यही नहीं रुके, उसके बाद इन लोगों ने 1948 के अंदर एक काउंसिल बनाई। काउंसिल समझते हैं? यूरोप की जितनी भी कंट्रियां होगी उन सभी के लिए काउंसिल बनाया जाएगा। काउंसिल बनाने का मेन मकसद ये होगा कि अगर इनकी बाद में जाके पार्लियामेंट बने, बाद में जाके इनके बीच में कोई भी नियम, कायदे, कानून आए, या इनके बीच में व्यापार का सिस्टम तय हो, तो उसके लिए काउंसिल बनाया गया। काउंसिल के अंदर स्पेशली वोटिंग सब कुछ होती थी। इस काउंसिल को बनाने का मेन मकसद क्या था, आप ये देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है, काउंसिल ऑफ द यूरोपियन यूनियन ऑर्गेनाइज अ यूरोपियन कंट्री दैट सीक protect democratic and human rights to promote the European economic by fostering operation on legal, culture and social issues। कहने का मतलब यूरोप की जितनी भी कंट्रियां होंगी, ये यूरोपियन यूनियन की जितनी भी कंट्रियां होंगी, उनके बीच में कॉपरेशन बिल्ड करना, ताकि वो लोग डेमोक्रेसी, ह्यूमन राइट्स और उसके साथ साथ कल्चर, सोशल इश्यूज़, इन पे एक साथ आके बातचीत कर सके। तो कितने विजनरी थे, मतलब इन लोगों ने अमेरिका के द्वारा दिए गए पैसों का पॉजिटिव वे में इस्तेमाल करा, नेगेटिव वे में नहीं। और ये लोग यही नहीं रुके, देन फाइनली इन लोगों ने क्या कर दिया, 1948 के बाद 1957 के अंदर इन लोगों ने एक और चीज़ करा, इकोनॉमिक कम्युनिटी ये बनाया। इसका बनाने का मेन मकसद क्या था? इसका बनाने का मेन मकसद था कॉमन एग्रीकल्चर पॉलिसी, मतलब एक सिंगल मार्केट सिस्टम बनाना, ताकि ये लोग आपस में अगर बिजनेस करें तो इनके लिए कॉमन सिंगल मार्केट सिस्टम हो। तो ये 3-4 लाइनें हैं जो आपने समझनी है, उसके बाद आपको समझ में आएगा। देन फाइनली इन लोगों ने माँ कसम खाई। माँ कसम इन द सेंस इन लोगों ने कहा कि हम एक संधि करते हैं। संधि इन द सेंस एक तरीके की ट्रीटी जो 1992 के अंदर आप देख सकते हैं मैस्ट्रेट्स के अंदर साइन हुई। मैस्ट्रेट्स नीदरलैंड का एक स्टेट है जहाँ पे साइन करा गया 1992 कंट्रियों ने। अब 1992 कंट्री से पहले कितनी कंट्रियाँ इसमें आ चुकी थी वो मैं अभी आपको बता दूंगा, लेकिन आपको ये देखना है कि 1992 के अंदर जितनी भी कंट्रियाँ आई, आप ये देख सकते हैं उससे पहले 1992 के बाद दूसरी और संधियाँ भी हुई थी, ट्रीटी ऑफ एम्स्टर्डम, ट्रीटी ऑफ नीस, ट्रीटी ऑफ लिस्बन। तो ये आपसे पेपर में पूछा गया ट्रीटी ऑफ लिस्बन क्या है। ट्रीटी ऑफ नीस के बारे में भी आपकी बुक के अंदर बताया हुआ है, ट्रीटी ऑफ एम्स्टर्डम के बारे में नहीं बताया गया। सो यू नीड टू फाइंड आउट। और अगर आपको कुछ भी पता चलता है तो मुझे कमेंट करके बताइएगा। अच्छा, दूसरी बात ये थी कि इसे मैस्ट्रेट ट्रीटी इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये साइन करा गया था नीदरलैंड के अंदर। तो एग्जामिनर कभी कभार ये पूछ लेता है कि यूरोपियन यूनियन को जब बनाया गया था 1992 के अंदर तो इसे साइन कब किया गया था। 7 फरवरी 1992 के अंदर साइन करा गया था, लेकिन फोर्स में कब आया था? 1 नवंबर 1993 के अंदर। लेकिन एग्जामिनर आपसे क्या पूछता है? पूछता यह है कि ये फॉर्म कब हुआ था। ठीक है, तो आपको 1992 ही लिखना पड़ेगा, आप 1993 गलती से मत लिख दीजिएगा। तो जो बातें मैं बोल रहा हूँ ध्यान से सुनिएगा, एक भी बात मिस हो गई तो भाई फिर आप सब कुछ मिस कर देंगे।
तो यहाँ से ऑर्गेनाइजेशन बनती है और यहाँ पे आप देखेंगे कि ये चीज़ें होती है 1992 के अंदर। देन फाइनली दे अडॉप्टेड देयर फ्लैग, इन्होंने झंडा बनाया, यूरोपियन यूनियन का एक झंडा बनाया। झंडा बनाने का मेन मकसद यही था, ये दिखाने की कोशिश कर रहे थे सॉलिडिटी, हारमोनी और उसके बाद क्या कहते हैं, मतलब यही दिखाने की कोशिश कर रहे थे ये लोग कि गोल्ड के जो स्टार हैं वो ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, सोने के रंग के सितारे जो यूरोपियन यूनियन के लोगों की एकता और मेल मिलाप की तरफ दिखाने की कोशिश करता है। 12 नंबर उनके लिए लकी है जो पूरी तरीके से इनको क्या बताता है, परफेक्शन, कंप्लीटनेस एंड यूनिटी, कहने का मतलब पूर्णता, समग्रता और एकता, इसका प्रतीक ये बताने की कोशिश करता है। तो 1992 के बाद ही आप देख सकते हैं इसे अडॉप्ट किया गया था। और दूसरी बात जो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ वो आप समझिए। अब यहाँ पे ये पूरी लाइन हम डिस्कस करेंगे, ठीक है, पूरी लाइन हम डिस्कस करेंगे, पूरा टाइमलाइन डिस्कस करेंगे, लेकिन डिस्कस करने से पहले अभी हमें थोड़ा सा और आगे जाना पड़ेगा। 1992 के बाद एग्जामिनर आपसे क्या पूछता है, एग्जामिनर आपसे पूछता है कि आप ये बताइए कि यूरोपियन यूनियन जो है, जो एक यूनियन है, ये किस तरीके से एक मजबूत ऑर्गेनाइजेशन है। पेपर में एग्जामिनर आपसे ये पूछता है, तो इसीलिए यूरोपियन यूनियन अगर मजबूत है तो आप देखेंगे इसकी कैपिटल, इसका जो हेडक्वार्टर है वो ब्रसेल्स के अंदर है। अब ब्रसेल्स कौन से कंट्री के अंदर है वो आप मुझे कमेंट करके बताइए कि ब्रसेल्स जो है वो कौन सी कंट्री के अंदर है। मतलब यूरोपियन यूनियन इतना बड़ा विशाल एक ऑर्गेनाइजेशन जिसका क्या कहते हैं हेडक्वार्टर जो है वो ब्रसेल्स के अंदर है, तो ब्रसेल्स कौन सी कंट्री में है वो आपके लिए जानना ज़रूरी हो सकता है, तो उसे फाइंड आउट करिए। मेंबर कंट्री 28 है। 28 क्यों है, क्योंकि लास्ट क्रोएशिया करके एक कंट्री जो थी वो जुड़ी थी। अब बहुत से बच्चे बोलते हैं कि सर ब्रिटेन इसमें से निकल चुका है, यूके निकल चुका है, तो 28 लिखें या 27 लिखें, तो एक मिथ तो ये हो गई कि 28 27। तो आपको ये बताना चाहता हूँ मैं कि आपसे एग्जामिनर क्वेश्चन क्या पूछता है उस पर डिपेंड करता है। टोटल मेंबर कितने पार्टिसिपेट कर चुके हैं, 28। अगर एग्जामिनर आपसे पूछ ले कि एट प्रेजेंट टाइम कितने मेंबर हैं तो 27 लिखने पड़ेंगे। डेटा आपके पास थोड़ा सा होना चाहिए इसीलिए। अच्छा, दूसरा ये इनका मोटो क्या है, यूनाइटेड इन द डाइवर्सिटी। यूनाइटेड इन द डाइवर्सिटी कहने का मतलब क्या है, वही अखंडता में एकता है, सिंपल सी बात है। भारत जैसे डाइवर्स कंट्री है, कॉन्स्टिट्यूशन तो सारे फॉलो करते हैं ना, तो सेम ऐसा ही है कि यहाँ पे देखेंगे यूरोपियन यूनियन का फीचर ये है कि ये यूनिटी इन द डाइवर्सिटी है। इनका खुद का क्या कहते हैं एक एंथम है, ठीक है, जैसे हमारे यहाँ पे जनगण मन है तो यहाँ पे ऐसे ही यहाँ पे ओड टू जॉय है, आनंद का गान है। अच्छा, आप एक और चीज़ फाइंड आउट कर सकते हैं, ऐसी कौन सी कंट्री है, ऐसी कौन सी कंट्री है जिसकी कंट्री के एंथम में, जिसकी कंट्री के एंथम में कोई सॉन्ग नहीं है, सिर्फ और सिर्फ म्यूज़िक है। ओके, सो यू नीड टू फाइंड आउट, मतलब ऐसा कौन सा देश है जिसके गाने के अंदर, राष्ट्रीय गान के अंदर सॉन्ग ही नहीं है, सिर्फ म्यूज़िक है। वाह, तो ये चीज़ आप फाइंड आउट करिए, थोड़ा सा इनक्रेडिबल है आपके लिए कि ये भी चीज़ें होती हैं क्या। अच्छा, दूसरी और ख़ास बात कि इनकी यूरोपियन यूनियन की एक यूरो करेंसी है। अभी यूरो करेंसी क्या है इस पे हम डिस्कस करेंगे अभी। उसके बाद यूरोपियन यूनियन की खासियत है कि 2012 के अंदर नोबेल पुरस्कार प्राइज़ मिला इन्हें। अब इनको किसने दिया वो भी एक क्वेश्चन मार्क है, लेकिन इन्हें मिला। मतलब इन लोगों ने एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन बनाई है जो पूरी तरीके से ये दिखाने की कोशिश करती है कि हम इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन होने के बाद भी वर्ल्ड के अंदर पीस को कायम किए हुए हैं। दैट इज़ वाई ये इंपॉर्टेंट है। तो ये आप देख सकते हैं, तो मैंने अभी आपको बता दिया है। अच्छा, यहाँ पे यूरोपियन यूनियन को इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या बनाती है, तो वो चीज़ मैं आपको बताने जा रहा था। तो वो है यूरोपियन संघ एक आर्थिक और राजनीतिक संघ है, मतलब एक इकोनॉमिक और पॉलिटिकल क्या कहते हैं यूनियन है। दूसरा ये कि ये पूरी तरीके से एज अ एक्ट ऑफ द नेशन काम करता है। यूरोपियन यूनियन एक तरीके का ऐसा यूनियन है जो सभी कंट्रियों के लिए काम करेगा, लेकिन एक नेशन वाइड काम करेगा, तो वो बहुत बड़ी बात है। मतलब एक यूरोपियन यूनियन कभी भी नहीं सोचता कि सिर्फ और सिर्फ इसमें किसी एक कंट्री का फ़ायदा हो। ऐसा कोई भी डिसीजन लिया जाता है यूरोपियन यूनियन का जिसमें सभी कंट्री को इक्वली फ़ायदा हो रहा हो, तो ये एक अच्छी बात है। दूसरा, इस कंट्री का अपना खुद का, कंट्री कह रहा हूँ, इस यूनियन का अपना खुद का फ्लैग है, तो उस पर आप फोकस कर लीजिएगा। नेशनल एंथम है, ये मैंने आपको बता दिया। फाउंडिंग डेट है 1992 के अंदर फरवरी में आया था, ये फाउंडिंग डेट है। करेंसी है इनकी, बहुत अच्छी बात है। दूसरा, सबसे अच्छी बात इनकी ये है कि इनके पास खुद की एक कॉमन फॉरेन पॉलिसी और सिक्योरिटी पॉलिसी है। एक लॉस बस ये हुआ कि इनका अपना खुद का कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है। इनका अपना खुद का कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है क्योंकि कभी भी
किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का कॉन्स्टिट्यूशन नहीं होता, फंडामेंटल रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन तो किसी कंट्री का होता है। आप कोई भी ऑर्गेनाइजेशन उठा के देख लीजिए, कोई भी यूनियन उठा के देख लीजिए, उनमें कभी भी कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बनाए जाते, फंडामेंटल रूल्स एंड रेगुलेशन बनाए जाते हैं, तो सभी कंट्रियों को फॉलो करना पड़ता है। इसलिए आपका एक पेपर क्लास के अंदर, बुक के अंदर एक जहाज़ बना होगा जिसमें वो टाइटैनिक के जहाज़ की तरह उसे कंपेयर करने की कोशिश कर रहा है एग्जामिनर। वो दिखा रहा है कि कैसे टाइटैनिक जहाज़ जो है बर्फ़ के अंदर टकरा गया और वो डूब गया। तो ऐसे ही यूरोपियन यूनियन के जहाज़ को उसमें दिखाने की कोशिश करी है। तो ये मैंने अपनी जो कार्टून वाली सीरीज़ स्टार्ट करी थी, मैंने उसमें एक्सप्लेन करा हुआ है। आप उसे वॉच आउट करेंगे तो आपको उसमें समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो इतना ही है, इतना हमने इसमें कवर करा है। तो अभी हम आगे चलते हैं, आगे हम देखते हैं यहाँ पे ये यूरोपियन यूनियन को अगर कोई चीज़ बहुत मजबूत बनाती है तो मजबूत बनाने का एकमात्र कारण नहीं है, बहुत सारे कारण हैं। जैसे नंबर 1 है उनका बिगेस्ट इकोनॉमिक। बिगेस्ट इकोनॉमिक क्यों है? क्योंकि आप नोटिस करेंगे कि जब 28 कंट्रियाँ हैं, 28 देश हैं, तो आप नोटिस करेंगे 28 देशों में अगर उनकी, जैसे मान लीजिए फ्रांस है, ओके, और उसके बाद प्लस इटली है। अब फ्रांस और इटली है तो आप नोटिस करेंगे इटली की अपनी खुद की करेंसी होगी कि नहीं होगी? बिल्कुल होगी। उसके बाद फ्रांस की अपनी खुद की करेंसी होगी कि नहीं होगी? बिल्कुल होगी। तो आप नोटिस करेंगे जब फ्रांस इटली से व्यापार कर रहा होता है तो वो अपनी अपनी करेंसी में व्यापार नहीं करता है, इन दोनों के बीच में कॉमन करेंसी होती है जिसे आप बोलते हैं यूरो। तो इस तरीके से आप नोटिस करेंगे कि जब यूरो में व्यापार होगा पूरे वेस्टर्न यूरोप की कंट्री के अंदर, तो आप देखेंगे वो यूएस के डॉलर के लिए खतरा होगा ही होगा, क्योंकि यूएस डॉलर मोस्ट ऑफ द कंट्री के अंदर एक्सेप्ट तो किया जाता है, लेकिन आप देखेंगे कि यूरोप के अंदर ज़्यादातर यूरो का इस्तेमाल होता है प्रेजेंट टाइम पे भी। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। इस तरीके से आप देखेंगे ये बताने की कोशिश कर रहा है कि लार्जेस्ट शेयर जो है वर्ल्ड ट्रेड के अंदर यूरो का देखने को मिलता है, या यूरो की कंट्रियों का देखने को मिलता है। तो इसलिए आपकी बुकों के अंदर अलग अलग ईयर का अलग अलग डाटा है। 2016 के हिसाब से अगर मैं बताऊं तो 17,000 अरब डॉलर जो है इनकी करेंसी, जो मतलब जो बिज़नेस है वो 2016 के अंदर इन लोगों ने करा था, जो अमेरिका के कंपैरिजन में दूसरे नंबर पे आता है। तो इसलिए हम यूरोपियन यूनियन को नज़रअंदाज बिल्कुल भी नहीं कर सकते हैं, वो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो सकता है हमारे लिए, है ना। एक तो ये चीज़ है, तो इसीलिए दूसरा क्योंकि 28 कंट्री जो है वो WTO G20 के अंदर ही पार्टिसिपेट करती हैं, तो वहाँ पे भी इनका डोमिनेंस ज़्यादा देखने को मिलता है। तो ये मैंने हर कंट्री का GDP स्केल दे दिया है हर कंट्री का, लेकिन इनका खुद का जो कह सकते हो दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था दुनिया की इसीलिए क्योंकि जो कंट्री 17,000 अरब डॉलर का बिजनेस कर रही है, 17,000 अरब डॉलर, वो बहुत ही ज़्यादा होता है। 17,000 अरब डॉलर हम सोच भी नहीं सकते इतना बिजनेस ये लोग आपस में कर लेते हैं, जो अमेरिका के कंपैरिजन में बहुत ही ज़्यादा है। अब आपकी बुक के अंदर अलग अलग है, तो आप ढूंढिएगा, फाइंड आउट करिएगा। अगर आप सभी मुझसे लाइव पढ़ना चाहते हैं तो भी आप सभी लिंक में दिए डिस्क्रिप्शन से आप जा सकते हैं, और वहाँ पे एक फॉर्म है, आप उसे फिल कर सकते हैं, और आप मेरे से लाइव भी पढ़ सकते हैं गूगल मीट के ऊपर, ठीक है। और फिर यहाँ पे हमने देखना है कि यूरोपियन यूनियन जो है दुनिया की सबसे बड़ी सेना उन्हीं के पास है। उसका रीज़न एकमात्र ये है कि आप देखेंगे कि यहाँ पे UK और फ्रांस वो इन्हीं के साथ यूरोपियन यूनियन का हिस्सा बने हुए हैं। मैंने बताया था ना कि अभी आपके साथ टाइमलाइन शेयर करेंगे हम, तो उसमें बताएंगे, तो अभी हम बताएंगे। लेकिन आप देखेंगे कि दुनिया के सबसे पावरफुल नेशंस में से खुद परमाणु हथियार जो 550 से भी ज़्यादा UK और फ्रांस के पास है, तो उससे आप देखेंगे कि सैन्य शक्ति इनकी अमेरिका के कंपैरिजन में दूसरे स्थान पे आती है, तो इसीलिए यहाँ पे भी ये मजबूत है। दूसरा आपको मैंने रीज़न बता दिया UK और फ्रांस, तो ये तो है ही। खैर, तो यूरोपियन यूनियन के परमानेंट मेंबर है, इनके पास न्यूक्लियर वेपन्स लगभग 550 से भी ज़्यादा है। तो इस हिसाब से आप देखेंगे, आप ये देख सकते हैं यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है 1973 में ब्रिटेन, आयरलैंड, डेनमार्क ये जो थे इसके पार्टिसिपेट बन चुके थे यूरोपियन यूनियन के, तो इससे इन्हें ये पावरफुल बनाता है। फिर लास्ट एक और पॉइंट है कि इन लोगों की अपना खुद का स्पेस और कम्युनिकेशन सिस्टम जो है, टेक्नोलॉजी जो है वो बहुत ही अच्छी है। क्यों नहीं होगी, बिल्कुल होगी। ये कि इन्हें स्ट्रॉन्ग बनाती है। वीकनेस जो है वो पेपर के अंदर पूछी गई है कि यूरोपियन यूनियन अगर इतना ही स्ट्रॉन्ग है तो उसकी वीकनेस क्या है, वो आपने समझनी है। तो वीकनेस में ये बताने की कोशिश करी गई है कि कभी कभार कंट्रियां जो है अपने पर्सनल प्रॉफिट के लिए आप देखेंगे कि इनका जो फॉरेन रिलेशन होता है और डिफेंस सिस्टम, वहाँ पे आप देखेंगे कि ये कभी कभार यूरोपियन यूनियन के हिस्सों की बातों को नहीं मानते हैं। जैसा कि इराक के इन्वेजन के टाइम पे हुआ था,
यूके और यूएस ने एक साथ, आप देख सकते हैं प्राइम मिनिस्टर, आप यहाँ पे देखेंगे प्राइम मिनिस्टर आपको दिखाई दे रहा है, इन्हें टॉनी बायलर बोलते हैं। ये यूके के थे प्राइम मिनिस्टर, लेकिन यूएस के साथ थे जिस समय इराक के ऊपर इन्वेजन हुआ था। लेकिन जर्मनी और फ्रांस जो थे इसका विरोध कर रहे थे कि आपको इराक के ऊपर अटैक नहीं करना चाहिए, उनके तेल के भंडार को नहीं कब्जाना चाहिए। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं इनके बीच में एक वो देखा गया कि इनकी आपसी समझ नहीं है, एक दूसरे की ये बातें नहीं मानते हैं। दूसरा एक और देखा गया कि फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर जो यूके की थी मार्गरेट थैचर, इन्होंने भी अपने आप को क्या कहा, हम यूरोपियन मार्केट से अपने आप को बाहर रखते हैं। यूरोपियन मार्केट इन द सेंस क्या, आपको याद होगा कि यूरोपियन मार्केट का कहने का मतलब होता है सिंगल मार्केट सिस्टम। सिंगल मार्केट सिस्टम के तहत क्या होगा कि सामान को एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे लाया और ले जाया जाएगा, जिसमें हम टैक्स नहीं लेंगे। लेकिन यूके इस चीज़ से बाहर रहा, उसने कहा ऐसा हमारे साथ नहीं होगा। दूसरा फिर डेनमार्क और स्वीडन, डेनमार्क और स्वीडन ने जब मैस्ट्रिक्ट संधि पे साइन करा 1992 के अंदर, तो आप देखेंगे डेनमार्क और स्वीडन जो था वो हिस्से तो बन गए थे, लेकिन कॉमन सिंगल मार्केट करेंसी उन्होंने कहा कि हम इसका इस्तेमाल नहीं करेंगे, यानी कि यूरो का इस्तेमाल नहीं करेंगे। यानी कि डेनमार्क से और स्वीडन से अगर यूरोपियन यूनियन की कोई भी कंट्री बिजनेस करती है तो वो यूरो में नहीं करेगी, उन्हीं के करेंसी में करेगी। तो ये एक डिस्प्यूट है, ये एक विवाद है जो हम देखने की कोशिश कर सकते हैं। और उसके बाद क्या कहते हैं, फिर मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ पूरी की पूरी टाइमलाइन पे आप फोकस कर लेंगे तो आप काफ़ी हद तक चीज़ों को समझ जाएंगे। जैसे कि टाइमलाइन में क्या बताया गया है वो चीज़ें, जैसे नंबर 1 आपको याद हो कि 1945 के अंदर मार्शल प्लान के तहत पैसा देना चालू हो गया। 1948 के टाइम पीरियड में इन लोगों ने सबसे पहले क्या कहते हैं अपने खुद के ऑर्गेनाइजेशन बनाने चालू कर दिए, जिसमें हमने सबसे पहले OECD ये देख लिया था, है ना। उसके बाद आप देखेंगे कि 1951 के अंदर अप्रैल के अंदर 1951 अप्रैल के अंदर कब 1951 अप्रैल 1951 के अंदर यूरोप के 6 देशों ने, फ्रांस, पश्चिम जर्मनी, इटली, बेल्जियम, नीदरलैंड, लग्जमबर्ग, इन लोगों ने पेरिस के अंदर एक संधि करी जिसे आप पेरिस संधि बोलते हैं। और 1951 के अंदर सबसे पहले इन 6 कंट्रियों ने मिलके एक तरीके का कोलैब कर लिया। कोलैब समझते हैं ना, एक तरीके की संधि बना ली। जब इन लोगों ने कोलैब कर लिया तो कोलैब करने के बाद इन लोगों ने क्या करा वो हम समझते हैं। कोलैब करने के बाद 1957 के अंदर ये, जैसे कि अभी हमने बताया, EEC यानी कि यूरोपियन यूनियन ने इकोनॉमिक मदद करने के लिए आपस में सिंगल मार्केट सिस्टम बनाने के लिए रोम की संधि साइन करी। इस पे भी आपको थोड़ा सा फोकस करना पड़ेगा। 1973 के अंदर डेनमार्क, आयरलैंड, ब्रिटेन, ये इन्होंने यूरोपियन यूनियन की सदस्यता ले ली। तो सिंपल सी बात है, ये कहीं ना कहीं इसको स्ट्रॉन्ग बनाती है। उसके बाद फिर हमने देखा कि 1979 के अंदर एक संसद का प्रत्यक्ष चुनाव होता है यूरोपियन यूनियन का, वो हुआ। 1989 के अंदर ग्रीस, 1955 के अंदर फिर सोगन संधि हुई थी, जिसमें आप देखेंगे यूरोपियन यूनियन के समुदाय के जो देश थे उनके बीच में जो सीमाएं थी वो ठीक करी गई। 1986 में स्पेन, पुर्तगाल ये सदस्य बने। 1999 के अंदर आपको याद होगा बर्लिन की दीवार 1989 में गिरी थी, तो उसके बाद जर्मनी का एकीकरण हुआ, तो जर्मनी भी क्या कहते हैं साथ में आ गया था। देन फाइनली 1992 के अंदर जाके क्या कहते हैं यूरोपियन संघ का गठन करा गया मैस्ट्रिक्ट ट्रीटी के तहत। तो मैस्ट्रिक्ट कहाँ पे, नीदरलैंड के अंदर, ठीक है। लेकिन यूरोपियन यूनियन का जो कैपिटल जो वो है आपका क्या कहते हैं हेडक्वार्टर, वो आपको बताया था मैंने ब्रसेल्स के अंदर है। और ब्रसेल्स कहाँ पे है वो आपको कमेंट करना है। उसके बाद 1993 के अंदर आप देखेंगे कि एक बाज़ार की क्या कहते हैं एकीकृत बाज़ार जो था, कहा गया था कि हम एक ही सिंगल मार्केट सिस्टम करेंगे, वो बनाया गया। लेकिन आप देखेंगे डेनमार्क ने और स्वीडन ने बोल दिया कि जी हम इसमें साइन नहीं करेंगे, वो अभी आपने देख लिया। उसके बाद 2002 के अंदर सिर्फ और सिर्फ 12 देशों ने कहा कि हम लोग क्या कहते हैं यूरोपियन यूनियन के द्वारा इंट्रोड्यूस की गई मुद्रा यूरो जो है उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं। मतलब इस टाइम पीरियड तक जितनी भी कंट्रियां थी उनमें से सिर्फ 12 देशों ने ही साइन करे थे। देन 2004 के अंदर ट्रीटी ऑफ क्या हुआ था, ट्रीटी ऑफ नीज, अभी मैंने आपको बताया था ट्रीटी ऑफ नीज हुआ है, नीज या नाइज जो भी पढ़ते हैं इसे। उसमें साइफर, चेक गणराज्य, एस्टोनिया, हंगरी, लिथुआनिया, लिथुआनिया, माल्टा, पोलैंड, स्लोवाकिया, ये सारी कंट्रियां साइन हुई थी किसमें, यूरोपियन यूनियन के अंदर। दैट इज़ वाई ट्रीटी ऑफ नीज जो है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देख रहे हो कितनी इंपॉर्टेंट टाइमलाइन है, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टाइमलाइन है। फिर 2007 के अंदर और कंट्रियां जो है यूरोपियन यूनियन का हिस्सा बनी। फिर 2009 के अंदर ट्रीटी ऑफ लिस्बन हुआ। ट्रीटी ऑफ लिस्बन पेपर के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है,
क्योंकि इस संधि के तहत ये बोला गया था कि जो भी कंट्री क्या कहते हैं अब यूरोपियन यूनियन से अलग होना चाहती है वो कंट्रियाँ यूरोपियन यूनियन से अलग हो सकती हैं। तो ये इसलिए ट्रीटी इंपॉर्टेंट थी। देन फाइनली 2012 के अंदर यूरोपियन संघ को इतनी सारी कंट्रियाँ जोड़ने के बाद पूरे विश्व के अंदर शांति के लिए क्या कहते हैं नोबेल पुरस्कार मिला। पेपर के लिए ये वाला इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि आप नोटिस करेंगे कि यहाँ पे एग्जामिनर आपसे ये पूछ लेता है कि आप ये बताइए कि लास्ट यूरोपियन यूनियन का सदस्य देश कौन सा था। तो क्रोएशिया है, आप देख सकते हैं 28 सदस्य बना था ये, ठीक है। एट प्रेजेंट टाइम 27 है, लेकिन एग्जामिनर क्या पूछता है वो डिपेंड करता है, मैंने आपको बता दिया। 2016 के अंदर आप देखेंगे कि 19 जनवरी 1973 के अंदर ब्रिटेन जुड़ा था, लेकिन 2016 के अंदर वो अलग हो गया, है ना। वहाँ पे रेफरेंडम पास हुआ और 51.9% मतदाताओं ने कहा कि हमें यूरोपियन यूनियन को पूरी तरीके से बाहर हो जाना चाहिए। तो वो फिर ब्रिक्स, यूरोपियन यूनियन से बाहर ब्रिक्स हो जाएगा। तो ब्रिक्स क्या है ये एक अलग टॉपिक है, वो हम बाद में देखेंगे, लेकिन वो अलग हो गया था। तो ये पूरा का पूरा इतिहास है यूरोपियन यूनियन का जो मैंने समझाने की कोशिश करी है। अब इसमें से कहाँ से एग्जामिनर 1 मार्क्स का क्वेश्चन पूछ ले वो बहुत टफ हो जाता है बच्चों के लिए, लेकिन अगर वो इन चीज़ों को डीपली एनालाइज करके पढ़ ले तो काफ़ी हद तक वो समझ पाता है, ठीक है। तो ये सारा का सारा आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, ये समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो मैं समझ पा रहा हूँ कि आप चीज़ों को फिर समझ पा रहे हैं बहुत अच्छी तरीके से। और इतना ही यूरोपियन यूनियन के बारे में हमने पढ़ा था। आज के लिए मुझे अलविदा दीजिए यहाँ से। हम क्या कहते हैं अगली पार्ट के अंदर पढ़ेंगे अगली चीज़ें। अगर आपको मेरे साथ लाइव पढ़ना है तो आप मेरे साथ लाइव भी पढ़ सकते हैं। तो इसके लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से आप जाके मेरे साथ ज्वाइन हो सकते हैं। तो वीडियो को एंड तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छी लगी तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, बुरी लगी तो डिसलाइक करिएगा, ठीक है। और फिर साथ में हम अगली क्लास से ज़रूर मिलेंगे। दिस इज़ इट इन दिस वीडियो।